हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई संबंधित कार्यों को जारी रखे होंगे। जैसा कि आप सभी जो है कंटिन्यू साइंस विषय की सीरीज़ को कर रहे होंगे। पहले इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराया जाएगा, फिर अति लघु उत्तरी और फिर लघु उत्तरी प्रश्नों को। ये परीक्षा में पास होने वाली सीरीज़ है, जिससे कि आप आसानी से पास हो सकते हैं। सिर्फ इतने प्रश्नों को आप सुनने के बाद में उनको समझ लें, उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट है साथ ही साथ वो भी बताया जा रहा है। तो आप इस सीरीज़ को पूरा करें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर यकीन रखता है वही सफलता की ओर आगे बढ़ता है। तो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है संभवतः अगस्त माह में हो जाएगी, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। इस सीरीज़ के साथ ही साथ अन्य विषयों की भी सीरीज़ जो है कम से कम 2 सीरीज़ में कंटिन्यू देने का प्रयास करूँगी, 2 विषय की, ताकि आपको दोबारा से रिवीजन का भी मौका मिल जाए। चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 101 से। मरुस्थलीय पौधे कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं? मरुस्थल का मतलब जहाँ पर पानी की कमी होती है, जैसे रेगिस्तान हो गया, वो क्या कहलाता है? डिज़र्ट एरिया, मरुस्थलीय एरिया। तो वहाँ पर लगभग जो है कांटेनुमा पौधे होते हैं, कांटेदार पौधे होते हैं, जिनमें से कौन सा पौधा होता है? एक नागफनी कैसा पौधा है? मरुस्थलीय पौधा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, उनकी पत्तियाँ कैसे रूपांतरित होती हैं? पत्तियाँ कैसे रूपांतरित का मतलब कल भी मैंने बताया था, ट्रांसफ़र होती है। किस तरह से ट्रांसफ़र होती हैं? तो ये तनों के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 102 क्या कहता है? निम्नलिखित में से एक बीजपत्री पौधों की विशेषता या विशेषताएं बताइए। एक बीजपत्री कैसा होता है? जिनमें एक बीज होता है। द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री आपने पढ़ा होगा कैसा होता है। जैसे जो दालें होती हैं, दालें देखा है आपने? दाल जो आप रोज़ घरों में दाल खाते हो, तो उनमें क्या होता है, उनको अगर आप बीज जो एक टुकड़ा होता है दाल का, उसका जो चना है या मटर है या फिर अरहर है, उन सबको अगर बीच में आप ब्रेक तोड़ते हो तो 2 टुकड़े अलग हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? द्विबीजपत्री। ठीक है, लेकिन इसमें हमें क्या पूछ रहा है? एक बीजपत्री। तो इनमें कैसा होता है? इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो उनमें समांतर शिरान्यास होता है। समांतर का मतलब पैरेलल। ठीक है, समांतर शिरान्यास होता है। आप इनकी मक्का की, धान की और गेहूं की पत्तियां देखिएगा, तो ये सब कैसे हैं? एक बीजपत्री। कैसे हैं? ये एक बीजपत्री। इनको अगर बीज से तोड़ोगे तो 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड नहीं होगा। जबकि आप दालों में से अरहर कोई भी दाल आप ले लोगे तो उनको अगर बीज से तोड़ोगे, चना, मटर, ये सब अलग अलग हो जाएंगे। तो वो कैसे पौधे होते हैं? द्विबीजपत्री। तो ये है इसकी खासियत, इनकी पत्तियां समांतर शिरा विन्यास बनाती हैं और बीज जो होते हैं वो केवल एक बीजपत्री होते हैं, जैसे कि धान, गेहूं और मक्के के। एपीकल्चर का उदाहरण है। एपीकल्चर, कल्चर में से एक ना एक पूछा जाता है आपसे, तो एपीकल्चर है, सेरीकल्चर है, ये सब पूछे जाते हैं। एपीकल्चर किसका उदाहरण है? ये मधुमक्खी का उदाहरण है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के बारे में किस उसमें पढ़ाई करते हैं? एपीकल्चर। सेरीकल्चर और ये मछली पालन, कुक्कुट पालन, इन तीनों को आप नीचे आंसर में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं इनको क्या कहते हैं। ना बताने का मन हो तो आप अपनी कॉपी पर ही लिखिए कि इनको क्या कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? जो आप खाना खाते हो उसको कौन कौन डाइजेस्ट करता है, कौन कौन से ग्लैंड्स, कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं? तो आप ये सब जानते होंगे कि जो हमारा लीवर होता है वो भी डाइजेस्ट करता है। जो हमारी लार ग्रंथि, चूँकि हमारा जो खाना है, हमारा खाने का डाइजेशन हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। जो हमारी लार ग्रंथियाँ हमें मिलती हैं, सलाइवा मिलता है, उन ग्रंथियों से ही हमारे खाने का पाचन शुरू हो जाता है और पैनक्रियाज में भी हमारे खाने का पाचन होता है। तो ये चारों जो हैं, ये तीनों ही हमारे ऑप्शन होंगे। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 104 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से
पौधों की विशेषताएं बताइए। देखिए आपका प्रश्न भी आ गया, उसमें अभी मैंने बताया था द्विबीजपत्री कैसे होते हैं। चना है, मटर है, सरसों है, ये कैसे होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं। जो इनकी पत्तियों के शिरान्यास होते हैं वो कैसे होते हैं? जालीनुमा। इनकी पत्तियों को आप अगर देखेंगे तो इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? ये जालीनुमा आपको दिखाई पड़ेंगी। इस तरह से आपको दिखेगा, इनमें जाली 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 जैसी बनी होती है। अगर किसी को भी मिल जाए तो इन दोनों में अंतर समझिएगा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री कैसे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 106 क्या कहता है? निम्नलिखित में से भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ जो है होती है, अपस्थानिक जड़ पढ़ाई थी, का रूपांतरण है। अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण क्या है? प्रश्न नंबर 106, अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण क्या होता है? ये कंदुगुच्छ होता है। क्या होता है? ये कंदुगुच्छ होता है। प्रश्न नंबर 107 क्या कहता है? निम्नलिखित में से मेढक है, जलचर है। जलचर का मतलब जो जल में रहते हैं, थलचर का मतलब जो पानी में नहीं ऊपर लैंड एरिया पे रहते हैं, नभचर जो आकाश में रहते हैं, और उभयचर कहाँ रहते हैं? ये बताओ आप। जलचर, थलचर, नभचर और उभयचर। तो मेढक क्या है? मेढक क्या है? मेढक कैसा है? देखिए मेढक कहाँ रहता है? जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। और उभय का मतलब, चर का मतलब होता है चरना, एक विचरण करना। चर का मतलब चलना, चरना या विचरण करना, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर चलना। तो ये क्या कहलाता है? चर। और उभय का मतलब होता है दो। उभय का मतलब होता है दो। तो मेढक जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। तो मेढक कैसा हो गया? मेढक कैसा हो गया? उभयचर प्राणी हो गया। अगर मछली कहा जाए तो मछली कैसी है? केवल जलचर है। ठीक है, तो ये हो गया उभयचर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से जलीय कीटभक्षी पौधा कौन सा है? आपने कल कीटभक्षी पौधों के बारे में सुना था, लेकिन इसमें प्रश्न थोड़ा सा बदल के पूछ दिया गया कि जलीय कीटभक्षी पौधा कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए ड्रोसेरा और नेपेंथेनीज ये कैसे हैं? ये जलीय कीटभक्षी पौधे नहीं हैं। अमीबा जलीय कीटभक्षी पौधा नहीं है। जबकि यूट्रिकुलेरिया जो होता है ये कैसा है? जलीय कीटभक्षी पौधा होता है। कैसा है? यूट्रिकुलेरिया जो होता है ये जलीय कीटभक्षी पौधा होता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? अभी आपने देखा मरुस्थल में किस तरह के पौधे उगते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? इनको ज़ीरोफाइट कहा जाता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, मरुस्थल में पानी की कमी होती है तो वहाँ पे पानी कैसा मिलता है? ज़ीरो। तो वहाँ पे मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे कैसे हो गए? ज़ीरोफाइट। ठीक है। मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कल मैंने बताया था आपको, मानव कपाल यानी कि मानव के जो हेड होता है, कपाल माने मस्तिष्क होता है, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसमें हड्डियों की संख्या होती है 8। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? यौगिक मैंने बताया था कल आपको, तत्व और यौगिक क्या होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक जिनमें तत्व मिला दिए जाते हैं उनसे क्या बनता है? यौगिक बनता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला करके यौगिक बनता है। तो सोना और चांदी और पीतल ये सब एक क्या है? तत्व हैं। ये क्या है? तत्व हैं। जबकि जो जल है हमारा वो क्या है? जल है वो यौगिक है। जल कैसे बनता है? H2O से। कैसे बनता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। हाइड्रोजन दूसरा तत्व है और ऑक्सीजन दूसरा तत्व है। हाइड्रोजन के 2 तत्व लेते हैं तो ये क्या हमारा पानी का फॉर्मूला क्या बन जाता है? H2O। तो इसको क्या कहते हैं? यौगिक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? यौगिक। नेक्स्ट आपका क्या है? पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियां जो होती हैं उनमें किस तरह से कायिक प्रवर्धन होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? तो आप बताओ
इसमें किस तरह से होता है ये आपने नहीं पढ़ा होगा, मैंने इसको समझाया भी नहीं है इस चैप्टर को, इसलिए मैं आपका आंसर बता रही हूँ ब्रायोफिल्म से। ठीक है, ये क्लास ख़त्म होने के बाद में मैं आपको बस उसी चैप्टर को कराऊंगी जिसमें ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं आपके। नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 113, प्रश्न नंबर 113। ये क्या है? पौधों में जल को ऊपर पहुंचाने का कार्य कौन करता है? कल भी मैंने बताया था, याद रखिए, जा से जल और फा से फ्लोएम। जल यानी कि पानी, यानी कि कौन ले जाएगा? जाइलम। फा से फूड, खाना, कौन ले जाएगा? फ्लोएम। ठीक है, MKS पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं? MKS पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं? MKS, CGS, FPS ये आपने पढ़ा था। तो MKS क्या होता है? किलोग्राम, याद है आपको? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, तो कितने मात्रक हो गए? 3। नेक्स्ट आपका है, मात्र पौधों के समान नया पौधा बनने को क्या कहते हैं? मात्र पौधा, इट मीन्स कहा जाए तो जो नया जन्म लेता है पौधा, उसको मात्र पौधा कहेंगे। तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? कायिक जनन। ठीक है, नेक्स्ट, पुष्प में पाए जाते हैं वाह्यदल, स्त्रीकेसर, पुंकेसर और दल या फिर सभी। एक पुष्प होता है, उसमें पेटल्स पाए जाते हैं और क्या पाया जाता है? इसमें ये सभी पाए जाते हैं। स्त्रीकेसर भी पाया जाता है, यानी कि वाह्यदल, दल और स्त्रीकेसर, पुंकेसर, ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका, 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? ये कहलाता है वैद्युत बल। स्प्रिंग को दबाकर छोड़ने पर जो बल लगता है वह कौन सा है? वो क्या कहलाता है? इलास्टिक जिसे कहते हो। आप रबड़ खींचते हो तो वो जो खींचने वाला बल होता है वो कौन सा कहलाता है? इलास्टिक बल। इलास्टिक बल में इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ बल। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ बल। सजीव तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? अभी जब कोरोना वायरस चल रहा था तो क्या हो रहा था? वायरस आ गया। तो सजीव और निर्जीव, चूँकि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वायरस होते हैं उनमें जो सेल्स नहीं होती, जब वो बाहर पड़े रहते हैं, जब वो किसी लिविंग चीज़ के अंदर नहीं जाएंगे, जैसे इंसान है उनके अंदर नहीं जाएंगे तो वो उनमें वायरस नहीं होगा, या फिर पेड़ पौधे हैं उसके अंदर नहीं घुस पाएंगे तो उनमें जो वो एक्टिव नहीं होते हैं, उनके सेल्स क्या होते हैं? वो एक्टिव नहीं होते हैं, तो उन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जब वो किसी सजीव के अंदर आ जाते हैं तो वो सजीव बन जाते हैं, अगर बाहर पड़े रहते हैं तो वो निर्जीव अवस्था में रहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। नेक्स्ट आपका है, इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? अभी मैंने आपको बताया द्विबीजपत्री पौधा कौन सा होता है। प्रश्न नंबर 120 का आंसर बताएं कौन सा है? द्विबीजपत्री बांस, केला, गन्ना या फिर सरसों। सरसों आप तोड़ोगे तो उसमें से छोटा 2 दाने अलग हो जाते हैं, एक आधा अलग, एक आधा अलग। नेक्स्ट फिर आपका प्रश्न आ गया, इनमें से कौन सा एक बीजपत्री पौधा है? तो सरसों आपका द्विबीजपत्री हो गया, अरहर और मटर मैंने बताया द्विबीजपत्री पौधा है। तो इनमें से कौन सा हो गया एक बीजपत्री पौधा? गन्ना। कपास द्वारा बनाए जाते हैं, क्या बनाया जाता है? कपास से आपके कपड़े भी बनाए जाते हैं, कपास से कागज़ भी बनाया जाता है और कपास से कॉपी भी बनाई जाती है। तो ये सभी जो हैं ये तीनों ही चीज़ें जो है कपास से बनाई जाती हैं। ठीक है, गोंद प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है? गोंद किस पौधे से मिलता है? किससे मिलता है गोंद हमको बबूल का पेड़ देखा होगा आपने, तो उसमें से देखा होगा नीचे जो है हल्का रेडनेस जैसा वो जूस जैसे निकलता रहता है बाहर, तो वो धीरे धीरे गोंद हमें किससे मिलता है? बबूल से। आम और नीम किस प्रकार के पौधों के उदाहरण हैं? पुष्पीय पौधा और अपुष्पीय पौधा। 2 तरीके, जिनमें पुष्प होते हैं वो पुष्पीय पौधा, जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं वो अपुष्पीय पौधा। तो आम में पुष्प होते हैं? नहीं। नीम में पुष्प होते हैं? नहीं।
तो फिर होते हैं कि नहीं? ये दोनों पुष्पीय पौधे होते हैं। जब तक उनमें पुष्प नहीं, उनमें देखा होगा आपने बौर जिसे कहते हो ना, आम का बौर आ गया तो वो पुष्प ही होते हैं। आम और नीम किस प्रकार के पौधों के उदाहरण हैं? ये पुष्पीय पौधों के उदाहरण होते हैं। ठीक है, आम का जो बौर आता है तो उसके बाद ही उसमें आम लगता है, तो वो जो उसको फूल ही कहते हैं। ठीक है, नीम में भी देखा होगा आपने, जब मौसम बदलता है तो उसमें छोटे छोटे से फूल जैसे आते हैं, उसके बाद निमोरी जैसी आती है छोटी सी, तो वो कैसे हैं? पुष्पीय पौधे। फिर नेक्स्ट आपका फूलों का रंग होता है, किस तरह का होता है? फूलों का रंग किस तरह का होता है? अच्छी कीमत के लिए, महकने के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए। किस लिए होता है फूलों का रंग? फूलों का रंग इसलिए होता है कि कीट आकर्षित होते हैं और उनके पास आकर के बैठते हैं। ठीक है, जिससे उनमें परागण इस तरह की क्रियाएं जो होती हैं वो होती हैं। तो ये थे आज तक आपके 125 प्रश्नों का संकलन, जिसमें कि आप सभी को मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें थी उनको बताने का भी प्रयास किया है। यदि आपको कुछ भी ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं दोबारा से इनके सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी और संभवतः आज कंप्यूटर विषय का जो है इसी तरह से सीरीज़ चलाई जाएगी, जिससे कि आप परीक्षा में पास होने वाली सीरीज़ या परीक्षा में बैठने वाली सीरीज़ जिसे कह सकते हैं। तो आज संभवतः आपको कंप्यूटर विषय की भी सीरीज़ मिल जाएगी। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि आपके परीक्षाओं का समय नज़दीक आ रहा है। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।